हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो हम देख रहे हैं 11वीं क्लास केमिस्ट्री का प्रश्न बैंक। तो इसमें से हमने जो 8 चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब केवल अपने 5 चैप्टर बचे हुए हैं, यानी कि 9, 10, 11, 12 और 13। तो इससे पहले के जो 8 चैप्टर हैं, यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, टॉपिक को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं चैप्टर 10। चैप्टर 9 में से टोटल जो है वो 3 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं और तीनों के तीनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, जिसका हल इस प्रश्न बैंक में दिया हुआ है। इसलिए हम 9 चैप्टर को स्किप कर रहे हैं और सीधे 10 चैप्टर पे पहुंच रहे हैं। तो 10 चैप्टर से आप देख रहे हैं टोटल 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें 3 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और एक क्वेश्चन जो है आप लोगों का 2 नंबर का आने वाला है। तो 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए यहाँ पर टोटल आप लोगों को 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 20 क्वेश्चन एक साथ यदि अपन सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा और आप लोगों को समझने में और लिखने में भी, याद करने में भी दिक्कत होगी। इसलिए आज हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि और भी बच्चों को इस वीडियो का फायदा मिल पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न देखेंगे वो है पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील क्यों है। मतलब पोटेशियम ज़्यादा क्रियाशील है और सोडियम कम क्यों, बताना है। तो सोडियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है -2.714 वोल्ट, जबकि पोटेशियम का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है वो होता है -2.925 वोल्ट। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सोडियम का इलेक्ट्रोड विभव जो है वो पोटेशियम के इलेक्ट्रोड विभव से अधिक है। सोडियम का अधिक है और पोटेशियम का कम है इलेक्ट्रोड विभव। इसके अतिरिक्त सोडियम की आयनन एंथैल्पी कितनी होती है, 496 किलो जूल मोल इनवर्स होती है, जबकि पोटेशियम की 419 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। तो देख पा रहे हैं सोडियम की आयनन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, मतलब सोडियम का इलेक्ट्रोड विभव भी ज़्यादा है, आयनन एंथैल्पी भी ज़्यादा है, इसलिए पोटेशियम की तुलना में सोडियम कम क्रियाशील है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के संदर्भ में क्षार धातु एवं क्षारीय मृदा धातु की तुलना कीजिए। पहला है आयनन एंथैल्पी। तो क्षारीय मृदा धातु की आयनन एंथैल्पी क्षार धातु की आयनन एंथैल्पी की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि क्षारीय मृदा धातु के नाभिक में आवेश अधिक होता है। आयनन एंथैल्पी क्या होती है, नाभिक के किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसकी आयनन एंथैल्पी कहलाती है। अब चूंकि क्षारीय मृदा धातु में आवेश ज़्यादा होता है इसीलिए इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्डेड होते हैं, मजबूती से बंधे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए क्षारीय मृदा धातु की आयनन एंथैल्पी ज़्यादा होती है। इसके बाद ऑक्साइडों की क्षारीयता। तो क्षार धातु के ऑक्साइड क्षारीय मृदा धातु के ऑक्साइड की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं, क्योंकि क्षार धातु क्षारीय मृदा धातु की तुलना में अधिक विद्युत धनात्मक होती हैं। इसके बाद हाइड्रोक्साइडों की विलेयता। तो क्षार धातु के हाइड्रोक्साइड क्षारीय मृदा धातु के हाइड्रोक्साइडों की तुलना में जल में अधिक विलेय होते हैं, क्योंकि क्षारीय मृदा धातु की जालक एंथैल्पी अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुणों में समानता, यानी लिथियम और मैग्नीशियम में विकर्ण संबंध बताना है। तो लिथियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के आधिक्य से क्रिया करके सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते हैं। इसके बाद लिथियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड एथेनॉल में विलेय होता है। लिथियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड दोनों ही प्रस्वेद यौगिक हैं। लिथियम व मैग्नीशियम जल के साथ धीमी गति से क्रिया करते हैं। तो ये सब लिथियम और मैग्नीशियम के रासायनिक गुणों में समानता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्षार धातुएं तथा क्षारीय मृदा धातुएं रासायनिक अपचयन विधि से नहीं प्राप्त किए जा सकते, क्यों, समझाना है। तो क्षार धातुएं और क्षारीय मृदा धातुएं सामान्यतः उपयोग में लाए जाने वाले अपचायकों से प्रबल अपचायक है। मतलब क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु जो भी अपचायक अपन यूज लाते हैं उनसे ज़्यादा प्रबल अपचायक होते हैं, अतः इन्हें रासायनिक अपचयन विधि के द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। इसके बाद प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर सीजियम क्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो लिथियम के स्थान पर सीजियम इसलिए प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि लिथियम की जो आयनन एंथैल्पी होती है वो होती है 520 किलो जूल मोल इनवर्स, जबकि सीजियम की आयनन एंथैल्पी होती है 376 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी लिथियम की आयनन एंथैल्पी सीजियम की आयनन एंथैल्पी से ज़्यादा होती है। इस कारण यह प्रकाश की
क्रिया से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं कर पाता, जबकि सीजियम ऐसा करने में सक्षम होता है। इसलिए प्रकाश विद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर सीजियम को प्रयोग में लाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तब विलयन विभिन्न रंग प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार के रंग परिवर्तन का कारण अपन को समझाना है। तो जब एक क्षार धातु को द्रव अमोनिया में घोला जाता है तो अमोनीकृत धनायन और अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अमोनिएटेड कैटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होता है। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन 10 से प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं और विलयन में गहरा नीला रंग उत्पन्न करते हैं। सांद्र विलयन में यह नीला रंग कांस्य रंग में बदल जाता है। इसके बाद ज्वाला में बेरिलियम व मैग्नीशियम कोई रंग नहीं प्रदान करते, जबकि अन्य क्षारीय मृदा धातु ऐसा करती हैं। क्यों, ये समझाना है। तो बेरिलियम व मैग्नीशियम की आयनन एंथैल्पी अधिक होने के कारण इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे होते हैं। ये बुनसन ज्वाला की ऊर्जा द्वारा उत्तेजित नहीं होते, इसलिए ये ज्वाला में कोई रंग नहीं देते। जबकि क्षारीय मृदा धातु की आयनन एंथैल्पी कम होती है, इनके संयोजकता इलेक्ट्रॉन ज्वाला द्वारा उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। इस कारण ये धातुएं ज्वाला को विशेष रंग प्रदान करती हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन है, लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर क्यों विघटित होता है। तो लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर व सोडियम कार्बोनेट उच्च ताप पर विघटित होता है। क्यों होता है? क्योंकि लिथियम कार्बोनेट ऊष्मा के प्रति सोडियम कार्बोनेट से कम स्थायी होता है, क्योंकि लिथियम आयन का आकार बहुत छोटा होता है। यह बड़े ऋणायन को ध्रुवित कर अधिक स्थायी लिथियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यही कारण है कि लिथियम कार्बोनेट कम ताप पर विघटित हो जाता है, जबकि सोडियम आयन का आकार बड़ा होता है और यह कार्बोनेट को ध्रुवित करने में असमर्थ होता है, अतः यह उच्च ताप पर स्थिर होता है। इसके बाद क्षार धातु के निम्नलिखित यौगिकों की तुलना उनके संगत यौगिकों से विलेयता एवं तापीय स्थायित्व पर करना है। मतलब नाइट्रेट क्षार धातुओं के नाइट्रेट, क्षार धातुओं के कार्बोनेट और क्षार धातुओं के सल्फेट की तुलना करना है विलेयता और तापीय स्थायित्व के आधार पर। तो विलेयता देखते हैं सबसे पहले हम। तो क्षार धातु के नाइट्रेट, कार्बोनेट व सल्फेट सभी जल में घुलनशील है। इनकी विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। क्षारीय मृदा धातु के नाइट्रेट, कार्बोनेट व सल्फेट भी जल में घुलनशील है, परंतु इनकी विलेयता ऊपर से नीचे जाने पर घटती जाती है। क्षार धातु की बढ़ती है और क्षारीय मृदा धातु की घटती है। इसके बाद तापीय स्थायित्व, तो सबसे पहले नाइट्रेट का देखते हैं। तो क्षार धातु के नाइट्रेट लिथियम को छोड़कर विघटित होकर धातु नाइट्राइड बनाती है, जैसा यहाँ समीकरण में आप देख रहे हैं। जबकि क्षारीय मृदा धातु के नाइट्रेट विघटित होकर धातु ऑक्साइड और NO2 और O2 देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर समीकरण देख पा रहे हैं। इसके बाद हम तापीय स्थायित्व देखेंगे कार्बोनेट का। तो कार्बोनेट, क्षार धातु के कार्बोनेट लिथियम के अतिरिक्त उच्च ताप पर विघटित नहीं होते, जबकि क्षारीय मृदा धातु के कार्बोनेट गर्म करने पर विघटित होकर धातु ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। इसके बाद सल्फेट का तापीय स्थायित्व देखते हैं। तो क्षार धातु के सल्फेट लिथियम के अतिरिक्त अति उच्च ताप पर स्थायी होते हैं और विघटित नहीं होते। और क्षार मृदा धातु में भी तापीय स्थायित्व तो पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ये विघटित हो सकते हैं। इसके बाद हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब मैग्नीशियम को हवा में जलाया जाता है। तो यहाँ पर समीकरण के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया जाता है, तो हवा में जलाया जाता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसके बाद बिना बुझा हुआ चूना को सिलिका के साथ गर्म किया जाता है। तो बिना बुझे हुए चूल्हे को सिलिका के साथ गर्म करने पर कैल्शियम सिलिकेट बनता है। इसके बाद क्लोरीन बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करती है। क्लोरीन जब बुझे चूने के साथ क्रिया करती है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि समीकरण में दिख रहा है आप लोगों को। इसके बाद है कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है। जब कैल्शियम नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि बिना बुझा चूना बनता है। तो ये था आज का वीडियो। कैसे लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।